बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज आपको कक्षा 7वीं से पाठ नंबर 15 जिसका शीर्षक है नीलकंठ, यानी पाठ का नाम है नीलकंठ और उसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। उसके जो पाठ के पीछे प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, मैं उन प्रश्नों के उत्तर आज आपको समझा रही हूँ। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने पाठ का जो है आपको सार, यानी आपको पाठ जो है पूरा पाठ विस्तार सहित समझा दिया है। तो आप बच्चों ने यदि वीडियो देखा होगा तो आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को देखें और उसके साथ ही अपनी पुस्तक को खोल करके पाठ को पढ़ें, क्योंकि मैंने जो आपको कुछ शब्दों के अर्थ भी समझाए हैं तो वो शब्द जैसे वो लाइन में आते हैं, आप पढ़ते हो ना, पंक्ति में वो शब्द आता है तो आपको साथ साथ वो शब्द का अर्थ भी याद होता जाएगा और साथ में उस पंक्ति का अर्थ भी आप निकाल लोगे। तो यदि आप पाठ पढ़ोगे और वीडियो को देखोगे तो इस पाठ को आप भूलोगे नहीं, बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा। तो आज हम इसके जो पाठ के पीछे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो दिया है, मोर और मोरनी का नाम किस आधार पर रखा गया था। अब ये कहते हैं ना मोर, अब मोर का जो है आपने लिंग बदला तो बन गया मोरनी। ये देखो लिंग भी आ जाता है साथ में। मोर और मोरनी का नाम किस आधार पर रखा गया था। मोर का नाम किस आधार पर रखा गया था। अब ये ना नीलकंठ, नीला में कंठ जिसका, अब देखो ये नीलकंठ है ना, ये समास भी आ जाता है। समास विग्रह करो, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो किसका होता है नीला कंठ जिसका। ये आपने यदि समास विग्रह कर दिया, इसका तीसरा अर्थ निकल गया, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। शिव जी भगवान में उनका गर्दन नीली होती है ना, तो इसमें जो दोनों अर्थों को छोड़ करके कोई तीसरा अर्थ निकलता है तो वो समास कौन सा होता है, बहुव्रीहि होता है। ये समास कौन सा हुआ, बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास। अब देखो इसमें ये नाम ही है तो ये समास भी हो गया, नीला है कंठ। और ये आपने देखा, यानी ये जो है मोर का मोरनी, ये लिंग परिवर्तन भी हो गया। तो मोर और मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए थे। अब मोर का नाम किस आधार पर रखा था, क्योंकि उसकी गर्दन नीली थी। ठीक है, क्योंकि मोर की गर्दन नीली थी इसलिए मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। और मोरनी, यानी जो मोरनी थी जिसका नाम राधा था ना, राधा का मोरनी परछाई की तरह हमेशा नीलकंठ के साथ रहती थी, मोर के साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। तो मोर की गर्दन नीली होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और परछाई की तरह मोर के साथ रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। ठीक है, अब आ जाता अगला प्रश्न, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। अब जब मोर के बच्चों को जाली घर में छोड़ा गया ना, तो जाली घर में जितने दूसरे जो जीव जंतु रहते थे उन सब में हलचल मच गई। उन्हें पहले तो सत्तू की गोलियां व पानी की कटोरी दी गई थी। जब चिड़ियाघर में छोड़ा गया वहां उन्हें जो है सत्तू खिलाया गया और पानी की कटोरी भी रखी गई। मोर के बच्चों को देख करके जो लक्का कबूतर था वो उनके चारों घूम घूम करके गुटर गूं करने लगा। खरगोश उनका निरीक्षण करने लगे और तोते जो थे, तोता एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगा था। मतलब इस तरह से उनका स्वागत किया गया था चिड़ियाघर में। और उनका स्वागत ऐसे किया गया जैसे नई दुल्हन जब घर में आती है तो उसका स्वागत किया जाता है, उसी तरह से वहाँ पर जो जाली घर में रहने वाले जीव जंतुओं ने इन बच्चों का, मोर के बच्चों का स्वागत किया था। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं भाती थी। ऐसा नीलकंठ ऐसे क्या क्या काम करता था जो लेखिका को बहुत अच्छी लगती थी, कौन कौन सी बातें थी जो लेखिका को बहुत अच्छी लगती थी। पहला तो वो जब पंखों का सतरंगी, मतलब 7 रंग के पंख बोलते हैं, उनका मंडलाकार छाता तान करके ऐसे गोलाई में गोलाकार बना करके छाता सा बना करके खड़ा हो जाता था नृत्य की भंगिमा में, यानी नाचने की मुद्रा में। जब अपने पंखों को फैला करके गोल आकार में करके नाचने की मुद्रा में खड़ा हो जाता था तब लेखिका को बहुत अच्छा लगता था।
दूसरा है जब हथेली, लेखिका अपनी हथेली पर चने रखती थी तो भुने हुए चने होते थे, उनको वो होले होले से गर्दन नीचे करके ऐसे उठा उठा के खाता था, तब भी लेखिका को वो बहुत अच्छा लगता था। और जब बादल गरजते थे, आकाश में बादलों के गरजने पर वो जो है नृत्य करता था, और बूंदों की रिमझिम होने पर उसका नाचने का जो वेग था, जो गति थी, वो बढ़ जाती थी, तब भी लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। तो ठीक है, ये तीसरा प्रश्न था आपका। अगला प्रश्न आ जाता है, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बन पड़ा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? आनंदोत्सव रागिनी में यानी आनंद से, खुशी खुशी दोनों रहते थे, नीलकंठ और राधा यानी मोरनी और मोर और मोरनी दोनों खुशी खुशी रहते थे, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा जो है बेमेल स्वर बज उठा कि उन दोनों का जो है शांत जीवन अशांत हो गया। तो वो क्या घटना थी? यह वाक्य उस घटना की ओर संकेत करता है जब लेखिका एक मोरनी, मतलब जिसके पंजे टूटे हुए थे, एक बीमार सी मोरनी को, घायल मोरनी को उठा करके अपने घर ले आई और उसे चिड़ियाघर में छोड़ दिया, और वहाँ जाते ही वो मोरनी जो है वो राधा और नीलकंठ का साथ नहीं देख पाई। नीलकंठ और राधा साथ में रहते थे ना, तो वो खुश नहीं होती थी, वो खुद जो है नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने राधा की कलगी को भी नोच डाला, उसके पंख भी नोच डाले, और जब राधा ने 2 अंडे दिए तो उसने क्या किया, राधा को अपनी चोंच से प्रहार करके पीछे हटा दिया और उसके अंडे भी तोड़ फोड़ करके फेंक दिए। अब इस कलह और कोलाहल को देख करके नीलकंठ जो था बहुत उदास रहने लगा, बहुत परेशान रहने लगा था, कभी कभी भागकर बाहर चला जाता था और छिप जाता था, वापस चिड़ियाघर में नहीं आता था। तब लेखिका उसे वहाँ लेकर के आती थी, और इसका जो है अंत कैसे हुआ, इस कलह का, इस क्लेश का राधा और उसके जो कुब्जा मोरनी थी, कुब्जा मोरनी के द्वेष का अंत नीलकंठ की मृत्यु के साथ हुआ। यानी नीलकंठ जो है ये सब सहन नहीं कर पाया और इसकी मृत्यु हो गई। और लेखिका बता रही है, इस बात का मुझे पता ही नहीं चला कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। फिर है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीघर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? वसंत ऋतु आती थी तो नीलकंठ की इच्छा होती थी कि वह बाहर चला जाए, भाग के जालीघर में बंद रहना नहीं चाहता था। तो नीलकंठ जो था उसको फूलों और फलों से पुष्पित और पल्लवित वृक्ष बहुत अच्छे लगते थे, यानी पेड़ों पर जब फूल और फल आ जाते थे तो वो उसे बहुत अच्छे लगते थे। वसंत ऋतु में आम के पेड़ पर सुनहरी मंजरियाँ आ जाती थी, सुनहरे फूल खिल जाते थे, अशोक का पेड़ भी नए नए लाल पत्तों से ढक जाता था। ऐसी मनोरम ऋतु को देखकर, ऐसी मन को अच्छी लगने वाली ऋतु को देखकर नीलकंठ की इच्छा होती थी कि वह बाहर चला जाए, और वह बाहर जाने के लिए बड़ा बेचैन हो जाता था, और उसके लिए उस चिड़ियाघर में यानी उस जालीघर में रहना बड़ा कठिन हो जाता, असहनीय हो जाता था, वो अंदर रहना सहन नहीं कर पाता था। फिर प्रश्न नंबर 6 आता है इसका, जालीघर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो सका था। क्यों? पता क्यों? कुब्जा जो है ना, उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, वह नीलकंठ को पसंद करने लगी थी, उसे नीलकंठ और राधा का साथ में रहना पसंद नहीं था। जब भी वह उन दोनों को साथ देखती थी तो वो जो है राधा को मारने के लिए दौड़ती थी और अपनी चोंच के प्रहार से उसे कष्ट पहुंचाती थी। उसने उसकी कलगी भी नोच डाली थी और उसके पंखों को भी नोच डाला था। अपने इसी स्वभाव के कारण वह जालीघर में किसी की भी मित्र नहीं बन पाई थी, क्योंकि वह किसी भी जीव जंतु को नीलकंठ के पास नहीं आने देना चाहती थी, जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। तो इसलिए वो किसी की मित्र नहीं बन सकी। अपने इसी द्वेष, ईर्ष्या और द्वेष के स्वभाव के कारण वह किसी के मित्र नहीं बन पाई थी। अब इसका प्रश्न नंबर 7 है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया था? और फिर आ जाता है इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं भी बताइए। एक तरह से ये 2 प्रश्न भी बन जाते हैं। किस तरह से बचाया था? जब खरगोश के बच्चे को निगलने के लिए सांप ने उसके खरगोश का आधा हिस्सा जो है
अपने मुंह में भर लिया और आधा हिस्सा जो है बाहर ही निकला, तब खरगोश के बच्चे के मुख से धीमी सी आवाज़ निकली, चीख निकली। तब अपने झूले पर बैठे हुए नीलकंठ ने उसकी वो धीमी आवाज़ सुन ली और वहाँ पर सुन के तो वो जल्दी से वहाँ झूले से उतर करके सांप के पास आया और उसने अपने मतलब सांप को जब चोंच से प्रहार करने की कोशिश की तो उसे लगा कि सांप जो है यदि उससे प्रहार करेगा उस खरगोश के बच्चे पर तो सांप जो है वो उसे नुकसान पहुंचाएगा, उसे कष्ट पहुंचाएगा, यानी उस खरगोश के बच्चे का जो खरगोश का बच्चा है वो मर जाएगा उसके फन से, सांप के फन के प्रहार से खरगोश का बच्चा मर जाएगा। इसलिए नीलकंठ ने क्या किया, सांप के फन को नीचे पंजों से दबाकर फिर चोंच से प्रहार किया और जैसे ही पकड़ ढीली हुई, सांप की पकड़ ढीली हुई ना, खरगोश जो मुंह में था तो ढीली पकड़ होते हुए मुंह से बाहर निकल गया और वो उसने नीलकंठ ने उसे उठा लिया। इस तरह से उसने जो फिर सांप को मार दिया था, तो सांप को मार करके उसने खरगोश के बच्चे को उससे बचाया था। इससे नीलकंठ के स्वभाव की किन विशेषताओं का पता चलता है, अब ये एक प्रश्न आ जाता है। तो इससे नीलकंठ के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। पहली क्या कि वह बड़ा ही दयालु स्वभाव का था, ठीक है। उसने अपने चोंच से सांप के टुकड़े टुकड़े करके खरगोश को बचाया था, यानी दया कर रहा था वो, उस पर दयालु स्वभाव था। फिर वह सभी पक्षियों के साथ मिलजुल करके रहता था, उनका नेता बन के रहता था। जब भी खाने के लिए उन्हें ले जाया जाता था तो वो नेता बन के, लीडर बन के उनके आगे आगे चलता था और वहाँ यदि वो कोई शैतानी करते थे तो वो उन्हें चोंच से प्रहार करके दंड भी देता था। फिर जो है अन्य जीव जंतुओं को अपना संरक्षण भी प्रदान करता था, यानी जब भी कोई ज़रूरत होती ना, हम कहते हैं किसी की ज़रूरत तो वो सहायता भी किया करता था। अब अपनी स्वामिनी यानी जो लेखिका थी, उनके मनोभावों को पहचान कर वह नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता था। लेखिका के स्वभाव के बारे में भी जानता था, उससे पता था कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो लेखिका को बहुत अच्छा लगता है, लेखिका इससे खुश होती हैं, तो महादेवी खुश होती हैं, तब वो ऐसा करता था क्योंकि वो उन्हें अपनी स्वामिनी मानता था, मतलब वो उनके पास रहता था ना, तो उनका एक दास बन के, एक सेवक बन करके रहता था। तो बच्चों ये जो थे ये प्रश्न उत्तर जो पाठ के पीछे दिए गए हैं, इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रश्न उत्तर भी इसमें बनेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।